हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक कंपटीशन। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कृषि एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी ले रहे थे, क्या होती है, कैसे की जाती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। तो हमने अपना लास्ट को टॉपिक जो कवर किया था वो था व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं। गन्ना हो गया, कपास हो गया, आपका जूट हो गया, चाय कॉफ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल कवर कर ली थी। तो आज उसी सेशन में हमारी अगली टॉपिक जो है वो है प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें होती क्या हैं, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, ये सारी चीज़ें आज हम थोड़ा देखते हैं। कुछ हरित क्रांति के बारे में जानकारी लेंगे, फसलों के जो रोग हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। क्या था? प्रमुख फसलें, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। प्रमुख फसलें, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन कौन सी मुख्य रूप से फसलें होती हैं। तो जो हमारी पहली खाद्यान्न फसल है, आपको पता है गेहूं हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जिसको हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में। तो चलिए देखते हैं पहली फसल कौन सी हमारी जो है, उसका नाम है, पहले देखेंगे चावल के बारे में। चावल कौन सी? चावल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइस। ये हमारी पहली फसल हो गई। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ बड़ी चीजें। अब इसका साइंटिफिक नेम अगर देखें ना, साइंटिफिक नेम मतलब कि वैज्ञानिक नाम इसका आपको दिख रहा है ये स्पष्ट तरीके से, ये वाला कलर बिल्कुल सर दिख रहा है। अब देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है ओराइजा सैटाइवा। ओराइजा सैटाइवा, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। समझ गए आप लोग? अब इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। ये जो फसल है चावल ना, ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कौन सी? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत की प्रमुख, आप बोलेंगे सर गेहूं भी तो है, गेहूं द्वितीय नंबर की है। प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है चावल है आपका, क्योंकि चावल जो है ना पूरे भारत में उत्पन्न किया जाता है और गेहूं जो है ज्यादातर उत्तरी भारत में, मतलब कि सर्वाधिक उत्तरी भारत में ही होता है। दक्षिणी भारत में तो नाम मात्र का कहीं मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ओके सर, अब इसका देख लेते हैं, इसे सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? चावल है, गेहूं नहीं है, चावल है। तो इसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ना भारत में, सर्वाधिक उत्पादन भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है आपका पश्चिम बंगाल वाले एरिया में, क्योंकि वहां पे जल की मात्रा हमेशा बनी रहती है, दलदली एरिया है इसको, और चावल की फसल को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, जल हमेशा रहना ही चाहिए। भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के बगल में एक और राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में चावल का कटोरा अगर किसे पूछा जाए आपसे कि किस राज्य को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ राज्य को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं। पहला, भारत में सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादित होता है? पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। और दूसरा क्या है? चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? सर, चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को। ओके, ये फसल जो है ना 150 से 200 सेंटीमीटर वाले जो वर्षा वाले क्षेत्र है ना, जहाँ पे वर्षा प्रतिवर्ष देखी जाए तो 150 से 200 सेंटीमीटर होती है, उस जगह पे इनकी उत्पादकता अधिक होती है। तो इसके लिए कितना चाहिए? 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। इसको वर्षा की जरूरत होती है। चावल को कितने वर्षा की जरूरत होती है? 150 से 200 सेंटीमीटर। और अगर देखा जाए तो ये क्या है? एक मानसूनी फसल है। मानसूनी फसल कैसे? किसकी फसल है? मानसूनी फसल। जो वर्षा वाला समय होता है आपका ना, वर्षा काल, जब आपको ऋतु में पढ़ा रहे थे तो उस पर इस चीज का जिक्र किया गया था। तो यह मानसूनी फसल है। यह मानसूनी फसल है। खरीफ वाला जो मौसम होता है आपका, जून जुलाई में बोया जाता है और कब काटा जाता है? सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो कौन सी फसल है? कौन सी मौसम की? मानसूनी मौसम की फसल है। तो ये हो गई हमारी चावल के बारे में मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट जानकारियां जो अधिक जरूरी हैं। इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, शायद है पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, पूछने की संभावना तो है नहीं लेकिन शायद है एग्जामिनर का मूड घूम जाए और पूछ ले। क्या है साइंटिफिक नेम इसका? ओराइजा सटाइवा है। तो चलिए देखते हैं अगले फसल को। अगली फसल जो है हमारी गेहूं है। कौन सी है? गेहूं। अगली फसल गेहूं है। इसके बारे में मुख्य रूप से जानकारी ले लेते हैं। तो साइंटिफिक नेम इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है इसका? साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। समझ गए आप लोग? अब इसका देख लेते हैं सर्वाधिक उत्पादन इसका जो होता है आपका। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सबको पता होगा। इसका सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, जलोढ़ का विस्तृत मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है इसी एरिया पे। तो उपजाऊ की दृष्टि मतलब फसलों उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादकता की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो कहाँ पाया जाएगा ये? इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में होता है। अब इसके अगले टॉपिक के बारे में देखें तो लेकिन ये जो है ना उत्पादकता की दृष्टि से है, मतलब कि सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है, उसमें जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है गेहूं के उत्पादन में। लेकिन अगर हेक्टेयर के क्षेत्र में देखें तो, हेक्टेयर के आधार पर अगर देखें तो प्रति हेक्टेयर के आधार पर पंजाब में सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं का क्योंकि गेहूं उत्तर प्रदेश जो है पंजाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब 2 से 3 टाइम ज़्यादा बड़ा है। तो अब क्षेत्र ज़्यादा है, खेत ज़्यादा है, तो गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हेक्टेयर के मतलब एक खेत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है तो वो देखा जाएगा पंजाब राज्य में होता है। कहाँ पे होता है? पंजाब में। पंजाब राज्य में। प्रति हेक्टेयर के आधार पर पंजाब राज्य में उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है। ये चीज आपको गौर करने वाली है। अगर हेक्टेयर के आधार पर पूछे तो आप लोग बोलेंगे पंजाब, अगर क्षेत्रफल के आधार पर बोले तो क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश होगा। क्लियर हो गया आपको? ओके सर, अब देखते हैं इसके अगले पॉइंट के बारे में। तो इसको जो वर्षा की जरूरत कितनी होती है सर? इसको वर्षा की जरूरत होती है भाई, क्या है, उत्तर प्रदेश किस उसमें आता है? उत्तर प्रदेश आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत। जब आपको जलवायु पढ़ा रहे थे तो उत्तर प्रदेश किस मानसून के अंतर्गत आता है? किस जलवायु के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन को कितने वर्षा की जरूरत होती है सर? 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ पे पाए जाएंगे आपके महुआ, शीशम, सागौन, आम, ये सारे वृक्ष यहाँ पे पाए जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से अधिक जरूरी होते हैं। ये क्या है? 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। देख रहे हैं जियोग्राफी में हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, हर सब्जेक्ट में एक दूसरे से लिंक होता है। बस आपको चीजें लिंक करनी आनी चाहिए। तो क्या हुआ? ये 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। बिल्कुल सर। अब अगर देखा जाए कि विश्व में भारत का कौन सा उत्पादन, मतलब किस स्थान पे है भारत गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में, तो भारत जो है विश्व स्तर पर भारत का द्वितीय स्थान है। भारत का द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन सा है? प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चाइना। प्रथम स्थान पर चाइना है। सेकंड स्थान पे भारत क्यों है? क्योंकि भारत में गेहूं का उत्पादन जो होता है सिर्फ उत्तरी भारत में होता है। अगर दक्षिणी भारत में भी गेहूं का उत्पादन होने लगे तो कहा जा सकता है कि ये चीन से आगे जा सकता है। अगर ये सिर्फ उत्तरी भारत में गेहूं का उत्पादन करके भारत जो है सेकंड स्टेज पे आ सकता है, तो अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में गेहूं का उत्पादन होने लगेगा तो फर्स्ट स्टेज पे जाएगा। तो कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि चाइना जो है उत्पादित करता है अधिक क्षेत्रों पे, भारत जो है सिर्फ उत्तरी भारत पे उत्पादित करता है। इन दोनों नाम को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी नाम है। सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और प्रति हेक्टेयर के आधार पर सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? पंजाब राज्य में होता है। ओके सर,
अब देखते हैं अगली फसल के बारे में। तो अगली जो फसल है हमारी वो कौन सी है? अब आ जाएगी जौ। मुख्य रूप से जो फसलें हैं वही बस आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो जरूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा। ज्यादा बोझ लेकर के आप पहाड़ सर पे रख के चलेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे और उसके बाद पहाड़ को फेंक देंगे, बोलेंगे हम नहीं लेके जा पाएंगे, भैया हम ऐसे ही जाएंगे। तो ज्यादा बोझा मत डालिए सर पे। तो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम इसका देख लेते हैं क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? देख लेते हैं सर, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? ओडियम वल्गेर। क्या है? हॉर्डम वल्गेर, साइंटिफिक नेम इसका ये रहा। अब इसका थोड़ा विस्तृत जानकारी लेते हैं। ये जो होता है ना मोटा अनाज, जौ हो गया, बाजरा हो गया, आपका मोटा अनाज होता है, मतलब कि शुष्क क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे आपका राजस्थान वाला एरिया हो गया, जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे भी इनका उत्पादन किया जा सकता है। तो इसको क्या, कौन सी फसल बोलेंगे? ये आपको पता है, आपके हिस्ट्री में जो प्राचीन भारत है ना, भारत में सबसे पहली मतलब फसल जो है ना उत्पादन जो उत्पादित की गई थी ना वो जौ थी। सबसे पहले खाद्यान्न जो उत्पादित किया गया था इतिहास के में, या मतलब खाने की शुरुआत जो हुई थी, खाने की शुरुआत अगर मांस वांस को छोड़ दिया जाए, तो मांस मछली ये सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए, तो फसल की दृष्टि से सबसे पहले जो फसल उत्पादित की गई थी वो थी आपकी जौ। तो इसको क्या बोलेंगे? प्राचीन फसल है। कौन सी फसल है? प्राचीन फसल है। प्राचीन फसल के साथ क्या है? ये मोटा अनाज भी है, वह मोटा अनाज। कौन सी फसल है? प्राचीन फसल, वह मोटा अनाज इसको कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा इसका? अभी आपको बताया कि ये जो फसल है ये शुष्क क्षेत्रों पे अधिक उत्पाद मतलब शुष्क क्षेत्रों में भी उत्पादित हो जाती है, इनको वर्षा की बहुत अधिक जरूरत नहीं होती। तो और राजस्थान में आप जानते हैं वर्षा होती नहीं, सब रेत रेत है, राजस्थान में रेत ही है, तो वहाँ पे क्या होगा? रेत है, तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो कम उत्पादित होगी, मतलब कि कम उपजाऊ होगी। अब रेत की वजह से मिट्टी अधिक उपजाऊ है नहीं, तो अगर देखा जाए तो जौ क्या है? कम उपजाऊ वाली फसल है, कम उपजाऊ मिट्टी की फसल है। कौन सी फसल है? कम उपजाऊ मिट्टी की फसल। अब इसका उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है ये भी देख लेते हैं। शुष्क फसल है लेकिन जो इसका उत्पादन होता है ना उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है इसका उत्पादन सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक उत्पादन, इसका सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। जौ के बारे में ये आपके मुख्य रूप से प्रमुख बातें हो गई। ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तो बस इतना पूछेगा, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, बाकी इससे कुछ नहीं पूछेगा। अब आते हैं अपनी अगली फसल में। अगली फसल हमारा क्या है? बाजरा। बाजरा को साइंटिफिक नेम के आधार पर देखें तो क्या कहा जाएगा?
इसका कलर चेंज कर लेते, नहीं तो बोलेंगे सर आप मिक्स कर दिए सब एक में ही। कौन से कलर से कर लें? वैज्ञानिक नाम नहीं दिख रहा, तो इसका वैज्ञानिक नाम देख लेते पहले कौन सा है। साइंटिफिक नेम इसका जो है पेनिसेटम पेनिसेटम ग्लाउकम, पेनिसेटम ग्लाउकम इसका ये साइंटिफिक नेम हो गया, पेनिसेटम ग्लाउकम। तो इसके बारे में बहुत नहीं है, इसके बारे में सिर्फ यही दो चीजें हैं कि ये एक क्या है, मोटा अनाज है। क्या है ये? यह एक मोटा अनाज है। मोटा अनाज है। इसका दूसरा पॉइंट जो है, इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। कहाँ होता है इसका सर्वाधिक उत्पादन? राजस्थान में। भाई मोटा अनाज है, मोटा अनाज है तो अधिक वर्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कहीं भी ये उत्पादित हो सकता है, सूखी शुष्क क्षेत्रों में भी हो सकता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ये हो गई आपकी प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो उत्पादन की दृष्टि से ज़्यादा जरूरी हैं, जो खाई जाती, इसकी इंग्लिश नहीं लिखे, जो कि खाद्यान्न फसलें हैं। ये जो फसलें हैं, आपका गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया और धान हो गया, ये आपकी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जो कि भोजन के रूप में ग्रहण की जाती हैं। अब देखते हैं अपने थोड़े अगले टॉपिक के बारे में, अगले पॉइंट जो हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत। अब देख लेते हैं कुछ तिलहन के बारे में। तिलहन क्या होता है? जो दाल वाली फसलें आपकी हो गई ना, उनको तिलहन कहा जाता है। इनमें तिलहन उलहन के बारे, तिलहन हो गया, दलहन हो गया, रबड़ वगैरह हो गया, इन सब के बारे में आपसे बहुत कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ राज्य पूछेगा कि किस राज्य में इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्या है? तिलहन। तिलहन के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं, उत्पादन में अग्रणी राज्य मतलब कि जो राज्य आगे हैं, सर्वाधिक उत्पादित करते हैं। तिलहन होती क्या है सर? तिलहन वो फसलें होती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तेल। तो अग्रणी राज्य कौन कौन सी हैं आपकी? पहले हो गए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें। इसमें जो है तिलहन फसलों के उत्पादन में सरसों हो गया आपका और मूंगफली हो गया, जो भी जिनसे तेल निकलता है वो सारी फसलें कहाँ उत्पादित होती हैं? सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारा राजस्थान है, फिर है गुजरात तीसरे नंबर पे, गुजरात। इसमें अधिक राज्य क्यों लिखा दिए सर? इसमें इसलिए लिखा दिए, कभी कभी एग्जाम में क्या कर देता है, 2-3 नाम दे देगा, उसके बाद उनको बोलेगा कि आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इनको दर्शाइए। इन नामों को आरोही और अवरोही क्रम में स्थापित कीजिए। तो आपको 2-3 नाम पता रहेंगे तो आप क्या करेंगे, उनको सही से क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। ये हो गया तिलहन उत्पादन में। अब देखते हैं थोड़ा दलहन उत्पादन में। दलहन उत्पादन में
अग्रणी राज्य कौन से हैं? अग्रणी राज्य कौन सी होंगी? इसमें भी आपका जो होगा मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक उत्पादित करता है दालों को। मध्य प्रदेश राज्य दालों को सर्वाधिक उत्पादित करता है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। और दलहन के उत्पादन में भारत का जो स्थान है प्रथम स्थान पे है। दलहन उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। विश्व में भारत प्रथम स्थान पर। विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए एग्जाम पे ना, वही क्वेश्चन है अटेंड करवाए जा रहे हैं, उन्हीं के आधार पर आपके सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। तो दलहन के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आपका मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश में दाल की उत्पादकता अधिक पाई जाती है। आपका जो हो गया अरहर हो गया, मूंग हो गया और मटर वगैरह हो गए, ये सब चीजें क्या होती हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होती है। अब थोड़ा रबड़ के आधार पर देख लेते हैं। रबड़ का उत्पादन कौन से राज्यों में सर्वाधिक होता है? रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य अग्रणी राज्य। अब आप लोग बताइए कि रबड़ के उत्पादन के लिए जब आपको क्या पढ़ाया जा रहा था? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जब आपको पढ़ाया जा रहा था, तब उसमें बताया गया था कि जो रबड़ हो गया, सिनकोना हो गया, ये सारे पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी सह्याद्री में, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। तो पश्चिमी राज्यों में कौन कौन से थे? आपका था केरल। तो कहाँ होगा? केरल में सर्वाधिक उत्पादन रबड़ का केरल, क्योंकि इसको 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। थोड़ा लिंक करिए चीज़ों को, चीज़ें ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आने लगेंगी। 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। तो कैसा रबड़ कैसा पौधा है? सदाबहार वन का पौधा है। रबड़ जो है सदाबहार वन का पौधा है। पहला हो गया केरल। दूसरा हो गया केरल के ऊपर ये एक, केरल के पश्चिमी, मतलब यहाँ पे आपका केरल हो गया। ये वाला एरिया आपका क्या है? केरल है। इसके बाद यहाँ पे है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु हो गया। और ये ऊपर आपका कर्नाटक हो गया। तो कहाँ पे होगा? दूसरा तमिलनाडु, दूसरा तमिलनाडु हो गया। तीसरे स्थान पे आपका है कर्नाटक। तीसरे स्थान पे कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर, बोर्ड आज चल नहीं रहा, कर्नाटक है। और अगर देखें तो ये भारत की फसल नहीं है। रबड़ जो है ना, भारत का पौधा नहीं है। ये ब्राजील से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? ब्राजील से लाया गया था। तो इसका क्या होगा? जन्म स्थान, इसका जन्म स्थान कहाँ होगा? ब्राजील होगा। जन्म स्थान इसका कहाँ पे है? ब्राजील में है। ये चीज आपसे पूछ सकता है कि रबड़ का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे? ब्राजील में है। अभी तक एग्रीकल्चर से आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं तो गेहूं और चावल पे अधिकतर आए हैं और इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। तो अगर पूछेगा भी ना तो और भी फसलों के बारे में तो जो बता दिए हैं इन्हीं में से, इन्हीं के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं अगला पॉइंट जो है हमारा क्या है? हरित क्रांति होती क्या है? हरित क्रांति कब आई? कौन लाया? सबसे पहले कहाँ उत्पादित की गई? कौन सी फसलें थी? किस राज्य में हरित क्रांति को लाया गया? तो ये सारी चीजें थोड़ा देख लेते हैं हरित क्रांति के बारे में कुछ चीजें। हरित क्रांति
हरित क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके जनक जो हैं बहुत ही नामी गिरामी नाम है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। कौन से हैं इसके जनक, हरित क्रांति के जनक? इसके भारत में इसके जनक भारत में इसके जनक भारत में इसके जनक जो हैं वो हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। आपके एग्जाम में इस नाम को कई बार पूछा गया है, ये नाम आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हरित क्रांति के जनक कौन है? 4 से 6 बार पूछा गया है। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में इसके जनक जो हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन से हैं? नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग। विश्व स्तर में जो है हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। इसके बारे में कुछ और मुख्य रूप से बातें जान लेते हैं। ये जो है ना भारत के अंतर्गत इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था। कब लाया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाएं क्या है सर? जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें एक तरफ से विस्तार पूर्वक पंचवर्षीय योजना के एक एक करके सारी पंचवर्षीय योजनाओं को कवर किया जाएगा। लेकिन जो आपको बता दें, बड़ी बड़ी खाका के आधार पर बता देते हैं। तो पंचवर्षीय योजना जो होती है ना, 5 सालों में कुछ टारगेट फिक्स किए जाते हैं कि इतने सालों में भारत में उत्पादकता इस चीज़ की इतने % बढ़ा दी जाएगी या जीडीपी इतनी बढ़ा दी जाएगी। तो इस आधार पे काम किया जाता है, एक लक्ष्य रखा जाता है, उस लक्ष्य को 5 साल में पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो वही होता है पंचवर्षीय, मतलब कि 2 लक्ष्य पूरे कर लिए गए थे, 2 पंचवर्षीय, यानी कि 5 सालों का एक कवर अप ईयर, मतलब टारगेट फिक्स करते हैं। तो कब लाई गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत में। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय जब था ना, तब लाई गई थी। ये सब सर अब तृतीय पंचवर्षीय बता दिए तो अब समय भी बता दीजिए। तो जो इसका प्रारंभ अंत था तृतीय पंचवर्षीय योजना का, वो था 1966 पंचवर्षीय योजना के अंत में। योजना कब है? 1966 में। डेट भी आपको लिख दिए हैं 1966 में। योजना के अंत में कब लाई गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत में लाई गई थी, जिसका समय क्या है? 1966। लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया ना, यह कहा जाए कि सबसे ज़्यादा फायदा हुआ किसका? हरित क्रांति का सर्वाधिक फायदा किन फसलों में हुआ? गेहूं और धान पे। गेहूं और धान पे इसका प्रयोग किया गया। में सफल परीक्षण हुआ इसका। जो कई सारी फसलों में इसका परीक्षण किया गया, लेकिन जो पॉजिटिव रिजल्ट अगर सामने आया है ना, तो वो आया था गेहूं और धान में। तो सर्वाधिक उत्पादकता किसमें बढ़ी थी? गेहूं और धान में इसका अधिक ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन ये जो सर बता तो दिए, लेकिन ये बताइए कि इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया था?
तो आपका जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है ना, वहां पे यानी कि पश्चिमी भारत, कौन सा भारत? पश्चिमी भारत, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग पश्चिमी भारत। कहाँ? पश्चिमी भारत, या उत्तर पश्चिमी कर लीजिए, उत्तर पश्चिमी भारत। कहाँ पे? पंजाब व हरियाणा पे। पंजाब व हरियाणा में इसका पहला परीक्षण किया गया, उत्तर पश्चिमी भारत में। आपको पता है मैप आपको पढ़ाया गया है, एक एक चीज उसमें दिखाया गया, सारे राज्य को, सारे यूनियन टेरिटरी को, सारे द्वीप समूह जो है, हर चीज को एक एक करके बाय नेम दिखाया गया है आपको। अब आप लोग ना पढ़ें तो वो बात अलग है, लेकिन प्रयोग तो यहाँ किया गया सर। क्या यहाँ पे इसको लाभ मिल गया? बिल्कुल, यहाँ पे हरित क्रांति को बहुत लाभ मिला, और साथ में उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी इससे लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ प्राप्त किस किस राज्य को हुआ? सर्वाधिक लाभ जिसको, जिन राज्यों को हुआ, लाभ प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन सा उत्तर प्रदेश? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों को अधिक लाभ हुआ है हरित क्रांति से। इसी वजह से गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। किसकी बदौलत? हरित क्रांति की बदौलत। तो ये हो गई हमारी हरित क्रांति के बारे में कुछ मुख्य बातें, जिसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है आपका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का, जो कि है भारत के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। और विश्व स्तर पर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, नाम क्लियर हो गया आपको। अब थोड़ा देख लेते हैं अगले पॉइंट को। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे फसलों के रोग को। कौन से रोग कौन सी फसल में लगते हैं? फसलों के, मुख्य फसलों के रोग। कौन से मुख्य फसलों के रोग? मुख्य फसलों के रोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि एक दो बार आपसे एग्जाम में पूछ रखा है। सबको पता होगा, सब लोग घर ग्रामीण परिवार से हैं, फैमिली ग्रामीण है, खेत ओत सबको होंगे, तो सबको जानकारी होगी, फसलों के बारे में सबको जानकारी होगी। और कौन सा रोग किस में लगता है ये भी जानकारी होगी, सबको होगी। नहीं होगी, दिमाग में चीज़ नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, माइंड पे अभी नहीं याद कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? चावल के बारे में, क्योंकि पहली फसल हम पढ़े थे चावल को। तो चावल में जो पहला आप मतलब जो रोग रहता है ना, इसमें मुख्य रूप से दो रोग लगते हैं, एक हो गया ब्लास्ट, एक हो गया कंडुआ। कौन कौन से? ब्लास्ट व कंडुआ। ब्लास्ट व कंडुआ। कौन कौन से रोग हैं? ब्लास्ट व कंडुआ। तो यहां देख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं पहले? फसल, और इधर हो जाएगा रोग। क्या हो गए? फसल व रोग। अब देखते हैं अगली फसल को।
अगली फसल हमारी जो है गेहूं। पहली फसल हो गई चावल, दूसरी फसल हो गई गेहूं। गेहूं में कौन कौन से रोग लगते हैं, कोई बताएगा? गेहूं में लगता है रतुआ, और फिर एक और होता है करनाल बंट, वह करनाल बंट। सर्वाधिक जो जरूरी रोग है ना वो करनाल बंट वाला है। एग्जाम पे एक दो बार आपसे पूछ रखा है कि गेहूं में लगने वाला रोग कौन सा है, करनाल बंट है। उसके बाद ब्लास्ट, इसके बारे में ब्लास्ट के बारे में पूछ रखा है, चावल मतलब धान के बारे में पूछ रखा है कि सर्वाधिक रोग लगने वाला यह रोग किससे फसल से संबंधित है, ऐसे आता है। मतलब कि एक रोग देगा आपका नाम, ब्लास्ट हो गया, कंडुआ हो गया, या करनाल बंट हो गया, या रतुआ हो गया, कोई भी एक नाम दे देगा। उसके बाद नीचे 4 फसलों के नाम दे देगा कि ये रोग किस फसल से संबंधित है। तो आप लोगों को क्वेश्चन अटेंड करना होगा। तीसरा हो गया गन्ना। आप गन्ना जब गए होंगे खेत में, अगर कभी खाए होंगे तो आपको गन्ने के बीच में लाल लाल कुछ कलर सा दिख रहा होगा बीच में। जब आप बीच से उसको तोड़ेंगे या फाड़ेंगे गन्ने को, तो खाते टाइम आपको उस पर लाल कलर का कुछ दिखेगा, तो वो होता है आपका लाल सड़न। क्या होता है, वो सड़न होती है उसकी, लाल सड़न, वो एक रोग होता है। वो कई जगह पे उसको बोलते हैं अरे गन्ना कुछ ज्यादा पक गया है, इस वजह से ये लाल लाल हो गया अंदर। तो भैया वो पकता नहीं है, वो उसके अंदर सड़न होती है, लाल सड़न रोग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, लाल सड़न रोग। इसका एक और नाम है रेड रॉट। इसको क्या बोलते हैं, रेड रॉट। इनमें से एक नाम दे देगा आपको और पूछ लेगा ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे किससे संबंधित है, गन्ना संबंधित है। जो अगली फसल है हमारी उसका नाम है चना। चना किस फसल, कौन सी फसल का वो है, पौधा है, रबी की फसल का पौधा है। किस फसल का, रबी की फसल का। तो इसमें लगता है उखटा, मतलब खाली रह जाती हैं फलियां, पौधे छोटे रह जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से लगने वाला इसका रोग है। क्या नाम है उसका, उखटा। अब अगली फसल जो है हमारी दलहन है। ये भी दलहन है, चना भी दलहन है, वो भी दलहन है। तो क्या होगा, अरहर। मुख्य दलहन फसल कौन सी है, अरहर। अरहर में जो रोग लगता है वो है तना विगलन। तना विगलन। आपको चीजें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, रटने वाला वो है। तो जब आपकी मतलब नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो उस पर इन सारे रोगों को उसमें मैं PDF के थ्रू आपको अच्छे से दिखा दिया जाएगा, कौन सा रोग किस फसल से संबंधित है, दिखता कैसा है। तो ये सारी चीजें आपको दिखा दी जाएंगी। इसको क्या कहते हैं, तना विगलन। किसमें लगता है, अरहर में लगता है। कौन सी फसल में लगता है, अरहर फसल में कौन सा रोग लगता है, तना विगलन लगता है। चना में उखटा लगता है, गन्ना में लाल सड़न रोग, रेड रॉट, गेहूं में रतुआ और करनाल बंट लगता है, और चावल में लगता है ब्लास्ट व कंडुआ रोग। सबसे ज्यादा ब्लास्ट पूछा जाता है, कभी कभी 2-4 बार कंडुआ भी पूछा है, लेकिन ज्यादातर आपका ब्लास्ट पूछा जाता है एग्जाम पे। और गेहूं में करनाल बंट के बारे में पूछा जाता है, एक मक्खी होती है गेहूं, ठीक। तो ये हो गई आपकी प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित रोग। अब इसके बारे में आगे जो टॉपिक है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि कृषि की विधियां कौन कौन सी, मतलब कि किस प्रकार खेती के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत कुछ विधियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। जैसे सेरिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, मतलब एक विस्तृत क्षेत्र पे एक ही चीज की फसल की जाती है, उस फसल को एक नाम दे दिया जाता है। उस नाम के आधार पर उस फसल को क्या कहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। कई सारे नाम है, एग्जाम पे कई बार पूछ रखा है। क्या है, कृषि की विधियां। कृषि की विधियां, किस विधि से जो खेती की जाती है उस विधि को क्या कहते हैं। तो
देख लेते हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेरीकल्चर। क्या होगा? सेरीकल्चर। रेशम कीट के पालन को, रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? रेशम के कीट को पाला जाता है। ओके सर। उसके बाद अगला जो है हमारा एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है सर? एपीकल्चर के अंतर्गत जो होता है आपका मधुमक्खी पालन होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? मधुमक्खी पालन। फिर आता है आपका पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो होता है वो कहलाता है आपका मछली पालन। पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? आपका मछली पालन किया जाता है। तालाब बना लेंगे कुछ एरिया, उसकी गहरी खुदाई कर देंगे, उसमें जो है पानी डाल करके मछली के बच्चों को डाल देते हैं और फिर वो बड़े होते रहते हैं। बीच बीच में पानी को चेंज किया जाता है, और क्योंकि मछलियाँ रहेंगी, पानी गंदा होगा तो पानी चेंज करते रहते हैं और उसमें उनके खाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो डालते रहते हैं। फिर आता है विटीकल्चर। चौथा जो है विटीकल्चर। इसके अंतर्गत क्या होगा सर? इसके अंतर्गत जो पालन किया जाता है वो है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, अंगूर की खेती को कहा जाता है। फिर आता है अगला फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? नाम से ही जैसे आपको जाहिर हो रहा है, फ्लोरी मतलब कि फ्लावर, मतलब फूलों की खेती। फूलों की खेती की जाती है। किसके अंतर्गत? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। यानी कि फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। इसी तरह अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। मछली पालन जहां होता है, एक काफी अधिक मात्रा में जहां पे मछली पालन होता है, उसको क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। अब आते हैं वर्मी कल्चर। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, वर्म मीन्स कीड़ा, कीड़ा पालन, मतलब कि केंचुआ। केंचुआ पालन मतलब जैसे खाद होती है ना, उसमें कई सारे केंचुओं की खेती की जाती है। काफी महंगा बिकता है। क्या होता है? वर्मा लिखिए, वर्मी होगा, वर्मी कल्चर। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? केंचुआ पालन। केंचुआ क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ पालन। अगर आपसे एग्जाम पे पूछे कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसको कहेंगे? केंचुए को। केंचुए को किसानों के मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को खाता है, उसके बाद जो उसका वो होता है वेस्टेज होता है, उससे जो फसल, अगर उसमें फसल का उत्पादन किया जाए ना तो बहुत ही अच्छा होता है। क्या होता है? बहुत ही अच्छी फसल का उत्पादन होता है उस पर। उसके बाद हमारी अगली जो है पोमोकल्चर है। वर्मी कल्चर के बाद पोमोकल्चर। पोमोकल्चर को क्या कहेंगे? यहाँ पे फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन होता था, यहाँ पे होगा आपका फलों का उत्पादन। पोमोकल्चर के अंतर्गत फलों का उत्पादन होगा। उसके बाद अगला और लास्ट आएगा हमारा हॉर्टिकल्चर। कौन सा? हॉर्टिकल्चर। इसके अंतर्गत क्या होगा आपका? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी। बागवानी सर क्या होता है?
जिसमें आप फूलों को भी, फलों को भी और सब्जियों को भी उत्पादित करेंगे एक सीमित क्षेत्र में, ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं, मिक्स्ड रूप में आप अगर इन सब चीज़ों का उत्पादन करते हैं उसको क्या कहते हैं? बागबानी कहते हैं। एक बाग जिसको बोलते हैं, बाग बगीचा। क्या होगा? हार्टिकल्चर को बागबानी, पोमोकल्चर को फलों का उत्पादन किसके आधार पर? पोमोकल्चर के आधार पर केचुआ पालन किया जाता है, वर्मी कल्चर के आधार पर, और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ज़्यादा जरूरी आपकी एक ये हो जाएगा, कौन सा? हार्टिकल्चर। पीसीकल्चर भी पूछता है आपसे, इसको याद रखिएगा। वर्मी कल्चर को ये भी ज़्यादा पूछता है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है, केचुआ मतलब कि किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हमारा जो अगला और लास्ट अगर कहा जाए तो है कुछ क्रांतियाँ देख लेते हैं, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा कृषि वाला चैप्टर। क्या होगा? क्रांतियाँ, प्रमुख क्रांतियाँ। प्रमुख क्रांतियाँ, यहाँ पे युद्ध नहीं होने वाला है। जियोग्राफी के अंतर्गत क्रांतियों का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किए गए विशेष काम को एक क्रांति का नाम दे दिया जाता है। जैसे आपको गेहूं और धान के मतलब खाद्यान्न के अंतर्गत क्या कहा गया? हरित क्रांति। खाद्यान्न के अंतर्गत जो एक विशेष संशोधन किया गया और उसको कहा जा सकता है अपडेट किया गया, मतलब किसके द्वारा? रासायनों के द्वारा उसको अपडेट किया गया, तो उसको क्या नाम दिया गया? क्रांति नाम दिया गया। और इसी को अगर इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे ना, इतिहास के अंतर्गत जागरूकता जिसको बोलते हैं ना, किसी समाज के प्रति या शोषण के प्रति जब लोग अपना विरोध जाहिर करते हैं तो उसको क्रांति कहा जाता है। इतिहास और भूगोल में क्रांति का मतलब अलग अलग होता है। तो प्रमुख क्रांतियां देखेंगे, सबसे पहले नीली क्रांति देख लेते हैं। नीली क्रांति, नीली क्रांति किसको कहते हैं? नीली क्रांति कहेंगे आपके, नीला जल होता है, जल में क्या रहती है? मछलियां रहती हैं, तो मछलियों के उत्पादन को क्या कहेंगे? नीली क्रांति, मछली उत्पादन। पर सर अभी तो आपने अभी पीछे एक ही चीज बताया है कि पीसी कल्चर इसको कहा जाता है, अब आप नीली क्रांति बता रहे हैं। पीसी कल्चर एक जब वो बना करके, तालाब बना करके, गड्ढा बना करके वहां पे जब सिर्फ मछलियों का पालन किया जाता है तो पीसी कल्चर कहलाता है। लेकिन किस विधि के द्वारा मछलियों का पालन किया जाता है वो आप नीली क्रांति के अंतर्गत देखेंगे। क्या करना है? कुछ अपडेट किए जाएंगे, कुछ नई चीजें अपनाई जाएंगी, तो क्या कहलाएगी? वो मछली की उत्पादकता इसके अंतर्गत की जाती है नीली क्रांति के अंतर्गत। फिर आती है रजत क्रांति। रजत क्रांति के अंतर्गत कौन सा होगा सर? अंडा उत्पादन। रजत क्रांति किसको कहेंगे? अंडा उत्पादन को। इसके बारे में कुछ बिल्कुल पहले आप देखते थे, जैसे घर में हो गई, गांव में हो गई, जो मुर्गियां होती हैं तो वो सीमित होती हैं। इसी के आधार पर कुछ साइंटिस्टों ने जब थोड़ा गहन अध्ययन किया और बोला कि अगर मुर्गियों को एक जगह पाल करके हाइब्रिड तरीके से या प्राकृतिक तरीके से सिर्फ अंडों का उत्पादन वहाँ पे किया जाए, मुख्य रूप से अंडों का उत्पादन किया जाए, एक जगह, एक सीमित जगह पे ढेर सारी मुर्गियों को इकट्ठा करके वहाँ पे अंडों का उत्पादन किया जाए, तो उसके अंतर्गत जो कार्य किया गया, प्रमुख रूप से जो संशोधन किया गया, नए कार्य किए गए, उसको क्या कहा गया? रजत क्रांति कहा गया। उसके बाद हरित क्रांति आपने पढ़ा ही है, अभी हरित क्रांति को आपने देखा ही है। तो हरित क्रांति को क्या कहेंगे? हरित क्रांति को सर कहेंगे आप खाद्यान्न उत्पादन, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या उत्पादित किया जाता है? गेहूं, धान, मतलब जो खाने योग्य फसलें होती हैं। खाद्यान्न उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? हरित क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। देखेंगे थोड़ा अगली क्रांति के बारे में। अगली क्रांति क्या कहते हैं? हमारी भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति।
भूरी क्रांति के अंतर्गत जो होता है, किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? उर्वरक का। उर्वरक क्या है? जो खेत में अधिक उत्पादकता के लिए छिड़काव किया करते हैं ना, जिस चीज़ का, जिस रसायन का, उसको क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। इस पे आप उर्वरक के अंतर्गत देसी खाद को भी रख सकते हैं, जैसे गोबर वगैरह हो गई, हरी खाद हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होगी? उर्वरक के अंतर्गत आएंगी। तीसरी क्रांति हमारी हो गई पीली क्रांति। कौन सी? पीली क्रांति हमारी अगली क्रांति हो गई। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? इसके अंतर्गत जिस चीज का उत्पादन किया जाता है वो होती है हमारी तिलहन। किसका? तिलहन का। तिलहन भी पीला होता है, मतलब तेल किस कलर का होता है? पीला कलर का, या हल्का पीला कलर का, या मतलब कि डार्क येलो का। तो तिलहन उत्पादन को कैसे याद कर सकते हैं आप? पीली क्रांति है तो तेल या तो डार्क होगा या एकदम लाइट येलो होगा। इस आधार पे आप इसको याद कर सकते हैं। पीली क्रांति किसको कहते हैं? तिलहन उत्पादन को कहते हैं। उसके बाद आ गई आपकी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो होगा हमारा फल के उत्पादन का। किसका? फल के उत्पादन किया जाता है। तो जिस फलों का उत्पादन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सुनहरी क्रांति कहते हैं। लेकिन सर अभी आप पीछे पढ़ाए थे कि पोमोकल्चर कहते हैं। पोमोकल्चर के अंतर्गत वो चीज़ आती है कि आप किसी एक क्षेत्रफल में कुछ पेड़ों को उत्पादित कर लगा दिए, उसके बाद जो फलों का उत्पादन होगा उसको क्या कहेंगे? पोमोकल्चर कहेंगे। लेकिन फलों का उत्पादन करना किस विधि से है? कौन सा तरीका अपनाया जाए कि फलों का उत्पादन हमको अधिक उत्पादकता प्राप्त हो? इस आधार पे, जिस चीज को आधार पे फलों का उत्पादन किया जाता है, मतलब कि तरीकों को अपना करके फलों का उत्पादन किया जाता है, तो किसको कहेंगे? वो सुनहरी क्रांति के आधार पर की जाएंगी वो। उसके बाद हमारी आती बादामी क्रांति। कौन सी? बादामी क्रांति। बादामी क्रांति के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? मसाला उत्पादन। क्या होगा? मसाला उत्पादन होगा। मसाला सर्वाधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है? कोई बता सकता है? अरे सर आपने बताया था पर पहले जब पढ़ा रहे थे आप, तो क्या पढ़ा रहे थे? मसालों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? केरल में होता है। कहाँ पे होता है? केरल में होता है। ये हो गई पीली, सुनहरी, बादामी। अब आती है आपकी गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। इसके आधार पर देखें तो किस चीज का अधिक उत्पादन किया जाता है? झींगा मछली। झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है। फिलहाल हमें भी नहीं पता झींगा मछली होती कैसे, लेकिन झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? गुलाबी क्रांति के अंतर्गत झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है। क्या विधि होगी, कौन से तरीके होंगे जिसके कारण वो मरे नहीं, जिंदा रहें, वातावरण उसके लिए सही है कि नहीं सही है, ये सारी चीज़ें देख करके जिस चीज़ का उत्पादन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गुलाबी क्रांति, जिसके अंतर्गत झींगा मछली का उत्पादन आपको किया जाता है। अब आते हैं, गुलाबी आ गई तो इससे मिलता जुलता नाम लाल क्रांति। लाल क्रांति के अंतर्गत क्या देखेंगे? टमाटर व मांस उत्पादन। टमाटर व मांस उत्पादन दोनों ही क्या होते हैं? लाल होते हैं। टमाटर व मांस उत्पादन दोनों क्या होते हैं? लाल होते हैं। कितनी क्रांतियां हो गई हमारी? 2 3 4 5 6 8 7 6। ठीक, ये हमारी क्रांतियां हो गई। अब इसके आगे और भी कुछ क्रांतियां हैं, उनको भी 2-4 क्रांतियां बची हुई हैं, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। अब यहाँ पे हमारा 10वां नंबर,
10वां नंबर कौन सी क्रांति होगी सर? 10वें नंबर की क्रांति होगी हमारी कृष्ण क्रांति, यानी कि काली क्रांति। काली क्रांति के अंतर्गत क्या होगा सर? काली या कृष्ण क्रांति, दोनों नाम दे देता है। एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बच्चे इस चीज को पढ़ते नहीं है, फिर उसके बाद बोलते सर आपने पढ़ाया नहीं। काली क्रांति किसको कहते हैं? पेट्रोलियम उत्पादन को। देखते हैं ना, तेल कैसा होता है? कच्चा तेल, ब्लैक कलर का, पेट्रोलियम उत्पादन को क्या कहते हैं? काली क्रांति। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? अमृत क्रांति। कौन सी क्रांति? अमृत क्रांति। इसके अंतर्गत कौन से आता है हमारा? अमृत क्रांति के अंतर्गत जल। जल क्या होता है? अमृत होता है। अमृत ही मानेंगे भाई, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। आदमी तो घास फूस खा के भी जिंदा रह लेगा, लेकिन जल के बिना जीवन नहीं है। हमारी बॉडी में ही ज्यादातर मात्रा जल की है। क्या होगा? नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना। अगर हमारी बॉडी से जल खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगी बॉडी हमारी? सूख के लकड़ी हो जाएगी। तो अमृत क्रांति के अंतर्गत क्या आता है? नदी जोड़ो परियोजना को रखा जाता है। अब हमारी आती है सबसे प्यारी क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है? किससे संबंधित है? अरे सर, श्वेत क्रांति तो एकदम सफेद है, तो होगा दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। दूध का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? श्वेत क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। आप किस बेस पे याद कर सकते हैं? कलर के बेस पे याद कर सकते हैं। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन को कहा जाता है, तो कच्चा तेल का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। तो इस आधार पर आप पेट्रोलियम उत्पादन को कृष्ण क्रांति या काली क्रांति के आधार पर याद कर सकते हैं। नदी जोड़ो परियोजना जो है अमृत क्रांति के अंतर्गत आती है। अमृत क्या होता है? एक तरह से बोला जाए तो जल, क्योंकि अगर जल नहीं है तो जीवन समाप्त है। तो जल ही क्या है? एक तरह से इंसानों के लिए या जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए क्या है? अमृत का समान है जल। तो क्या होगा? अगर अमृत क्रांति आती तो आप लोग क्या कहेंगे? नदी जोड़ो परियोजना। फिर आती है हमारी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के अंतर्गत क्या है भाई? श्वेत को क्या कहा जाता है? सफेद। दुग्ध, हमारा जो दूध होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। तो क्या देखेंगे इसके आधार पर? दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसमें देख लेते हैं लाल क्रांति। टमाटर और मांस कैसा होता है? लाल होता है। जब काटेंगे टमाटर को तो बाहर भी लाल, अंदर भी लाल। तो क्या होगा? लाल क्रांति को टमाटर या मांस उत्पादन के आधार पर देख लेंगे। कलर के आधार पर गुलाबी क्रांति, झींगा मछली। झींगा मछली का जो कलर होता है ना, उसका भी शायद है थोड़ा हल्का गुलाबी होता है। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। गुलाबी क्रांति क्या है? झींगा मछली उत्पादन के आधार पर। बादामी क्रांति, इसको थोड़ा याद करने में थोड़ा समस्या होगी। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन को कहते हैं। इसको ऐसे नाम से याद कर लीजिएगा। सुनहरी क्रांति क्या होती है? या तो सोने के आधार पर याद कर सकते हैं। फल उत्पादन बहुत महंगा जाता है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तेल जो है आपका हल्का येलो कलर का होता है, या लाइट येलो रहेगा, या डार्क येलो रहेगा, या हल्का पीला कलर का रहेगा। तो पीले क्रांति को किसके आधार पर याद कर सकते हैं? कलर के आधार पर। भूरी उर्वरक उत्पादन, आप कभी देखे होंगे गोबर की खाद को, उसका कलर क्या रहता है? डार्क भूरा रहता है, बहुत ही ज्यादा रहता है। तो भूरी क्रांति को उर्वरक उत्पादन के आधार पर। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, हरा। पेड़ पौधे कैसे होते हैं? जब उत्पादित होते हैं, उगते हैं तो कैसे होते हैं? हरे होते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन। बिल्कुल सर। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। और नीली क्रांति मछली उत्पादन। मछली जल में रहती है, और नीला क्या होता है? जल क्या होता है? अगर आसमान से देखे तो कैसा दिखेगा? नीले कलर का दिखेगा। तो ये हमारी प्रमुख क्रांतियां हो गई। तो हम लोगों ने आज इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इससे आपके इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, बहुत अगर आएंगे तो इसके अंतर्गत, अगर आपकी क्रांतियाँ के अंतर्गत आएंगे ना, क्रांति के अंतर्गत आपका हरित क्रांति पूछेगा किससे संबंधित है और इसके जनक कौन है? कौन है?
डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नीली क्रांति पूछ लेगा मछली उत्पादन। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका काली क्रांति। काली क्रांति क्योंकि कोई नहीं सुनता, नाम ही नहीं कोई इसका लेता। तो काली क्रांति क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति भी पूछ लेता है, दुग्ध उत्पादन से। 4-6 क्रांतियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन कौन सी मार्क किए दे रहे हैं आपका? एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक नीली क्रांति, हरित क्रांति, और कहाँ गई उर्वरक, कहाँ गया? ये रहा भूरी क्रांति, और ये रही गुलाबी क्रांति। ये जो है ना ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपके, जो आपके एग्जाम पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत इन्हीं सब चीज़ों से पूछा जाएगा। कहाँ गया वर्मी? हाँ ये रहा। इससे पूछेगा आपका क्वेश्चन, एक इससे पूछेगा, AP कल्चर से पूछेगा, इससे पूछेगा। आपको ये दे देगा PC कल्चर, AP कल्चर और हार्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें दे देंगी। और क्रांति के आधार पर अगर दे देगा ना तो आपको दे देगा सुनहरी क्रांति। ये सब कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें दे देगा। क्रांति के और फसलों के उत्पादन के तरीकों को मिक्स करके दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। अगर क्रांति पूछेगा तभी आप इस पे लगाएंगे, टिक करेंगे। जब आपसे क्रांति पूछेगा तभी आप इस पे टिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप फसलों की तरफ जाएंगे। अगर क्रांति नहीं पूछा है तो आप फसलों पे टिक करेंगे, क्रांति पे टिक नहीं करेंगे। तो ये थे आपके हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के, जिसमें हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें कवर की हैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। वैसे भी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।